नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण परियार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का अध्याय। ये गद्य खंड से लिया गया है। इसमें हम पढ़ेंगे पाठ 1 बड़े भाई साहब, जिसके लेखक है प्रेमचंद जी। इस पाठ के लिए हमने 3 भाग में वीडियो बनाए हैं। पहले भाग में हम पढ़ेंगे लेखक परिचय, पाठ प्रवेश, उसके बाद में हम इस कहानी की शुरुआत करेंगे, जो कि आपकी पृष्ठ संख्या किताब से आप निकाल सकते हैं 53 से 57। यहाँ तक की पृष्ठ संख्या हम भाग 1 में पढ़ेंगे और उसके बाद पृष्ठ संख्या 57 से 59 तक हम भाग 2 में इसको पढ़ेंगे और भाग 3 में पृष्ठ संख्या 59 से 63 तक। इस प्रकार से 3 भाग में हम इस वीडियो को पूरा करेंगे। उम्मीद है बच्चों आप इस पाठ को समझते समय पूरा ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 लेखक परिचय। इस कहानी के लेखक है प्रेमचंद, जिनका जीवन परिचय हम जानते हैं। प्रेमचंद जी का जीवन परिचय 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लमही गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। प्रेमचंद जी ने जो लेखन का कार्य किया यहाँ पर 2 भाषाओं में मुख्यतः किया है। एक है उर्दू भाषा में और दूसरा है हिंदी की भाषा में। उर्दू भाषाओं में वो लेखक के तौर पे अपना नाम नवाब राय से लिखते थे और हिंदी भाषा में जब लेखन कार्य किया तो उन्होंने प्रेमचंद नाम से लेखन का कार्य किया। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही कार्य करते थे। कोई पर्सनल कार्य करना पड़ता या पत्राचार कार्य करना पड़ता, पत्र से संबंधित वहाँ संपादक के रूप में कुछ कार्य करना पड़ता, तो वो अपना नाम धनपत राय से ही लेते थे। उर्दू भाषा में यानी उर्दू में प्रकाशित जो इनका पहला कहानी संग्रह था वो था सौजे वतन। ये इनका पहला कहानी संग्रह था, लेकिन उस समय अंग्रेजों की भारत पे हुकूमत थी, इसीलिए अंग्रेजी सरकार ने इस संग्रह को जब्त कर लिया था। अब आजीविका पालन के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, उसके बाद में इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने ऐसी 2 पत्रिकाएं थी उस समय जिसमें उन्होंने संपादन का कार्य किया और वो पत्रिकाओं के नाम है हंस और माधुरी। हंस और माधुरी नाम की जो पत्रिकाएं थी इनमें वो संपादन भी रहे हैं। कुछ समय मुंबई में यानी मुंबई में वो गए थे। वहाँ पर फिल्मी नगरी, फिल्मी दुनिया में उन्होंने अपना समय, अपना कार्य दिया, लेकिन वहाँ उन्हें वो विषय, वो समय रास नहीं आया, क्योंकि वहाँ कुछ उनका प्रोसेस, उनकी प्रक्रिया अलग थी, लेकिन वो अपने व्यक्तित्व से स्वतंत्र लेखन का कार्य करना चाहते थे, इसीलिए वो वहाँ पर ना टिक पाए, उन्होंने वहाँ छोड़ दिया। यद्यपि उनकी कई कृतियाँ ऐसी हैं जो यादगार रखी जा सकती है। इतनी अच्छी कृतियाँ लिखते हैं जो मनुष्य के जीवन को उद्वेलित कर लेती हैं, जो कि आज भी हम उनको अपने प्रेरणा के तौर पे समझ सकते हैं। हम कई फिल्में में भी देखते हैं कि उनकी रचित कृतियाँ पर भी फिल्म बनी हैं, नाटक बने हैं, धारावाहिक बने हैं। इसके साथ ही हमने देखा कि प्रेमचंद जो थे वो मनुष्य के मतलब समाज के दुख दर्द को बहुत गहराई से देखते थे और वही जो अनुभव वो करते थे वो अपने नाटकों, अपने कृतियों के माध्यम से हमें पहुंचाते थे। यानी हम उन कृतियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। जो कहानी के दुख दर्द है वो हमें ऐसा लगता कि वो हमारे ही दुख दर्द हैं, यानी हम उनसे बहुत ही प्रभावित हो जाते थे। इन्हीं की वजह से प्रेमचंद को कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट भी कहा जाने लगा। कथा सम्राट यानी कहानी के राजा, और उपन्यास जो लिखते थे उसके भी वो सम्राट कहा जाने लगे। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली थी। यानी उस समय जो हिंदी में कथा लेखन का कार्य चल रहा था उस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने बदल दिया। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिले थे। वो अपनी रचनाओं में उन लोगों को प्रमुख कैरेक्टर या कहे पात्र के रूप में बनाते थे जिनको समाज प्रताड़ना के रूप में, लांछन के रूप में देखता था। यानी ये विषय जो रहे हैं कहानी के वो उन लोगों से संबंधित रहे जो इस तरह के समाज से पिछड़ गए थे या उनके दुख को बताया है। 8 अक्टूबर
1936 में उनका देहावसान हुआ। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी वे सब मानसरोवर, एक नाम है, एक शीर्षक है। इस मानसरोवर नामक शीर्षक में उनके 8 खंड संकलित हैं। मानसरोवर के अंदर 8 खंड है जिसमें उनकी सभी कहानियां मिलेगी। उनके प्रमुख उपन्यास जिसमें गोदान, गबन, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और अंतिम में है उनका मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो था उपन्यास वो उनका अपूर्ण रह गया था, लेकिन उनके बेटे ने उसे पूरा किया। अब बढ़ते हैं पाठ प्रवेश की ओर, यानी आपकी किताब में इस पाठ में क्या बताया गया है। अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। ये सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूं न डांटता। क्या बात आपके मन में भी ये आती है? लेकिन इस बुलावे में न रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। आप छोटे हो तब तक ये सोचते हो कि बड़े होकर हमें अधिकार मिलेगा, लेकिन जैसे ही बड़े हो जाओगे तो आपको ये सब कुछ करने का अधिकार नहीं मिल पाता। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से ही अपने को रोकना पड़ता है। तो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करके रहते हैं, यानी कुछ लोगों की बात कह रहे हैं कि जो उसी काम में उलझे रह जाएंगे, अपने काम में ही शामिल हो जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो बेधड़क ही अपनी उम्र के बच्चों के साथ चले जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। जो बेधड़क रहते हैं वो छोटे ही रहते हैं, और जो बड़े होते हैं वो अपने स्वभाव और अपने काम को लेकर अपने को व्यस्त बना लेते हैं, और उनके मन में रहता है कि हमें अपने परिवार के लिए, अपने छोटे के लिए कुछ न कुछ करना होगा। तो ये एक प्रकार की उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। इस कहानी में यानी प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब है, एक बड़ा भैया है। ये कहानी लेखक स्वयं लिख रहा है, यानी लेखक खुद छोटा भैया है और वो अपने बड़े भाई के बारे में बता रहा है, जो है तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। यानी जो छोटा भाई है वो थोड़े ही साल का उन दोनों के बीच में उम्र का फासला है, लेकिन कुछ साल बड़े होने की वजह से उनसे सभी अपेक्षाएं करते हैं कि ये बड़े होने के नाते कुछ अच्छा करेगा। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहता है और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करे वह अपने छोटे भाई के लिए एक मिसाल के तौर पे काम करे। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है, यानी उन बड़े भाई साहब का जो बचपना है वो इसी काम को, इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए बेकार हो जाता है, या कहे नष्ट हो जाता है। वो अपने बचपने को जी ही नहीं पाता। इस कहानी में 2 पात्र हैं, एक लेखक स्वयं यानी प्रेमचंद जो कि छोटे भाई की भूमिका निभा रहे हैं, दूसरे हैं उनके बड़े भाई। छोटे भाई जो कि बड़े तीव्र बुद्धि के थे, पढ़ते कम थे, मन नहीं था उनका, रुचि नहीं था। अब इस कहानी को आप अपने से लेना ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए और प्रेरणा भी मिल पाए। खेलने कूदने में ज़्यादा ध्यान देते थे, परंतु कक्षा में प्रथम आते थे। बुद्धियाँ तेज थी, मस्तियाँ करते थे, खेलते थे, पढ़ते कम थे, फिर भी प्रथम आते थे। दिन भर खेलने और ना पढ़ने के कारण अपने बड़े भाई साहब से वो डांट भी खाया करते थे, परंतु वह खेल के मोह का त्याग नहीं कर पाते थे। बड़े भाई साहब उनको डांटते थे, पर किसी भी हाल में वो अपने खेल को नहीं छोड़ पाते थे, जिस कारण स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। रोज डांटते, रोज सुनते, रोज वो खेलने चले जाते थे। तो ये दौर चलता रहता, कोई बदलाव नहीं आया। बड़े भाई साहब जो थे उनका स्वभाव कैसा है? वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील है, यानी हर वक्त काम करते रहते, कर्मठ है, दिन रात किताबें खोल कर बैठे रहते हैं। ना पढ़ने वाले जो थे छोटे भाई को डांटा करते और ना पढ़ने से होने वाली हानियों के बारे में भी बताते। अत्यधिक पढ़ने के बावजूद कक्षा में फेल कर जाते थे। अब देखो, इतना पढ़ते फिर भी फेल हो जाते। अपने इस अनुभव से वो सोचते कि अगर मैं इतना पढ़ता हूँ फिर भी मैं फेल हो जाता हूँ, तो जो ना पढ़ते तो कम से कम मैं उनको समझाऊँ कि आपका समय और आपका मेहनत करोगे तो व्यर्थ नहीं जाएगा। इस प्रकार से जब वो अनुभवी हो जाते थे तो अपने भाई को कभी कभी डांट भी लेते थे। अब पढ़ते हैं इस कहानी को शुरू करने के लिए। तो बड़े भाई साहब जिनके लेखक हैं प्रेमचंद जी। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, थोड़ा ही अंतर था सालों का, 5 साल का अंतर था, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। 5 साल का अंतर था,
पर 3 दर्जे यानी कक्षा में वो 3 कक्षा मेरे से आगे थे। अगर मान लो ये तीसरी कक्षा में है लेखक, तो वो बन जाएंगे 7वीं कक्षा के। तो इसी प्रकार से उनमें 3 दर्जों का अंतर था। यानी लेखक कहते हैं कि बड़े भाई साहब जो थे वो जी जान लगाते थे पढ़ने के लिए, शिक्षा को प्राप्त करना यानी शिक्षा के महत्व को सर्वोपरि मानते थे और उसके लिए वो किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करते थे। वो मानते थे कि जैसे अगर हम कोई मकान बनाते हैं तो उसकी नींव का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है, वैसे ही अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो मकान उसी वक्त गिर सकता है, कमज़ोर बनेगा। तो शिक्षा एक ऐसा जरिया है जो कि जिसकी नींव, जिसकी शुरुआत जब हम करते हैं तो वो मजबूत बननी चाहिए, अन्यथा वो हमेशा के लिए फिर कमज़ोर ही रहेगी। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। यहाँ पर कौन से भवन की बात हो रही है? शिक्षा, तालीम के भवन की बात हो रही है, जिस पर आलीशान महल बन सके, वो नींव जिस पर मकान बनाया जा सके। 1 साल का काम 2 साल में वो करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। यानी 1 साल के काम में वो 3 साल लगा देते थे, समय लगा देते, जी जान लगा देते थे, लेकिन उसको बड़े ही सही ढंग से बिना जल्दबाजी किए करना चाहते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने? पुख्ता का अर्थ है मजबूत। अगर जो बनाने का इरादा है, जो शुरुआत हम कर रहे हैं, वो अगर मजबूत नहीं होगी तो फिर सुरक्षित और मजबूत बन सकता है। यहाँ पर तालीम का अर्थ शिक्षा और पुख्ता का अर्थ है मजबूत बनना। मैं छोटा था, वह बड़े थे। यहाँ लेखक अपने को बता रहा है कि मेरी उम्र 9 साल की थी और वे 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी का अर्थ होता है डांट डपट और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं, तभी उन दोनों में प्रेम बना रह सकता है। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हर दम किताब खोलकर बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। यानी दिन भर जब वो पढ़ाई करते थे और कभी कभी थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तस्वीरें बना लिया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, यानी कहीं शेर देखते कुछ पंक्तियां तो उनको बार बार सुंदर अक्षर में लिखने की कोशिश कर लेते। कभी ऐसे शब्द रचना करते जिनमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य, कोई तरह का तालमेल नहीं होता, लेकिन फिर भी उन पंक्तियों को, वो उन शब्दों को निकाल कर लिखने की कोशिश करते। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबादत देखी, यानी उदाहरण देकर लेखक कहते हैं कि मैंने एक बार उनकी कॉपी पर ये लेख देखा जिसमें कई तरह के शब्द थे, जैसे स्पेशल, अमीना, भैयों भाभीियों, दरअसल, भाई, बड़े भाई, भाई भाई, इस तरह से राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा वहाँ पर बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने ये सब क्यों लिखा है, इसके पीछे कोई ना कोई तो ये पहेली सुलझ ही जाएगी, लेकिन वो समझ नहीं पाए और उनसे पूछने का साहस उनके पास था नहीं। वह 9वीं जमात में थे, यानी बड़े भाई साहब 9वीं कक्षा में थे और लेखक खुद 5वीं कक्षा में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। ये एक मुहावरा है, इसे आप अंडरलाइन करें। छोटा मुंह बड़ी बात, इसका अर्थ होता है हैसियत से अधिक बात करना, यानी वो छोटा है इसलिए उसकी हैसियत नहीं कि ये बातें पूछ सके। अब वो हिचकिचाते हैं, डरते हैं कहीं फिर से डांट ना पड़ जाए। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, यानी बड़े भाई की बात हो रही है। हर दम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए इस तरह काम किया करते थे। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटे भी किताब लेकर बैठना पड़ता था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकड़ियाँ उछालता, कभी कागज़ की तीलियाँ उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल जाता तो पूछना ही क्या था, फिर साथी लोगों के साथ मस्ती कर लेता था। कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदे रह जाते थे और कभी फाटक पर सवार होकर आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे थे। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। प्राण सूख जाना मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत घबरा जाना।
आप इसे लिख ले किताब में। उसकी बात कहा गया है कि जैसे ही वो कमरे में आते तो बड़े भाई साहब के से गुस्से में उस रौद्र रूप को देखकर डरते थे, कुछ कह नहीं पाते थे। उनका पहला सवाल यही होता था, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और उसका जवाब मेरे पास केवल मौन था, यानी लेखक शांत रह पाते थे। न जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोज से मिले हुए शब्द में मेरा सत्कार करें। यानी मैं जब शांत रहता था तो वो मेरी बात से समझ जाते थे। इस बात से उन्हीं में और मेरे स्वभाव में वही सत्कार की ऊर्जा झलकती थी। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा। हर्फ का अर्थ होता है अक्षर, यानी जिस प्रकार से तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो ऐसे पढ़ते रहे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, लेकिन जिंदगी भर पढ़ने के बावजूद भी तुम्हें एक अक्षर न समझ में आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल न है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं ऐरा गहरा नत्थु गहरा। इसे भी आप अंडरलाइन करो। ये भी एक कहावत के तौर पे है, मुहावरा। सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाए, यानी हर कोई भी विद्वान बन सकता है। यहाँ पर जो शब्द आए हंसी खेल यानी कोई सरल कार्य नहीं है, तो इन मुहावरों को आप भी पेंसिल से अपनी किताब में लिखें। हंसी खेल का कार्य पढ़ना, अंग्रेजी पढ़ना नहीं है, यानी इतना सरल नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है। आंखें फोड़ना यानी बहुत अधिक पढ़ाई करनी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, यानी कलसाना पड़ता है, अपने आप में परेशानी को झेलना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये विद्या प्राप्त होती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने गूंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। इस प्रकार से बड़े भाई साहब उस छोटे भाई को यानी लेखक को डांट लगाते हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम मेरे को देख रहे हो, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कितना परिश्रम कर रहा हूँ, फिर भी तुम मुझसे कुछ सीख नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जानते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी का मैच होते हैं, मैं पास नहीं पटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। दर्जे का अर्थ है कक्षा, यानी एक कक्षा में इतनी मेहनत करने के बाद भी 2-2 और 3-3 साल वहीं अटका हूँ, यानी फेल हो जाता है। अब फिर भी वो कह रहा है कि मैं उसके बावजूद भी पढ़ाई को जारी रखता हूँ, मेहनत से पीछे नहीं हटता। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यों खेल कूद में वक्त गंवा कर पास हो जाओगे? अब ये अनुभव से अपने छोटे भाई को समझा रहे हैं कि तुम तो दिन रात खेलते रहोगे तो तुम कैसे आशा करते हो कि पास हो सकते हो? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं। तुम इस तरह से करते रहे तो तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े रह सकोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी ही है तो अच्छा है, यानी बेहतर है कि घर चले जाओ। अब जहाँ वो पढ़ने के लिए आए उसका कहने का मतलब है कि वो अपने गांव अपने घर चले जाएं और मज़े से गुल्ली डंडा और खेलों को खेलता रहे। दादा की जो गाड़ी कमाई है, यानी कड़ी परिश्रम और मेहनत से जो उन्होंने धन इकट्ठा किया है, उनसे जिनसे आप पढ़ रहे हो वो रुपए क्यों बर्बाद करते हो? अगर तुम्हारी खेलने की इच्छा है तो जाकर खेलो। इस प्रकार बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझाने का प्रयास करते हैं। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगा। लेखक कहता है कि इस प्रकार से डांट डपट जो पड़ रही थी, ये सुनकर आंसू बह आए। जवाब में क्या था? अपराध तो मैंने किया था, लताड़ कौन सहे? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें यानी जो कि आपके घाव को, आपके हृदय को चोट पहुंचाती हो, ऐसी लगती बातें, चुभती हुई बातें करते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगा, क्यों ना घर चला जाऊं। यहाँ पर देखो कुछ मुहावरे आए हैं, आपसे लिखे। लगती बातें यानी चुभती बातें कहना, जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाना यानी दिल दुखना। अगला है जान तोड़कर जी जान से मेहनत करना, पूरी शक्ति से कार्य करना। इसे लिख लो और फिर हम आगे देखते हैं। इतना काम करने की जो शक्ति थी वो उनमें नहीं थी। ये बात सोचकर वो कुछ देर तक ये सोचता था कि क्या वो घर चला जाए, लेकिन जो काम मेरे बुद्धि के बाहर है, यानी मेरे सामर्थ्य मेरे वश में नहीं है, उसमें हाथ डालकर उस कार्य को करने से क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं? मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था।
उस समय इस तरह में अगर मेरी मूर्खता है तो ये मुझे मंजूर है कि मैं मूर्ख ही सही, लेकिन इतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता है। चक्कर आ जाना यानी विचलित होना। ये कुछ मुहावरे हैं, इन्हें भी आप लिख लें। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते, यानी थोड़ा समय निकल जाता तो फिर से वही मस्ती वाला माहौल आता, यानी ये इस तरह की जो निराशा वाले विचार थे वो हट जाते थे और मैं इरादा करता, फिर से जोश पैदा करता, इरादा करता कि आगे से खूब जी लगा कर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डाला। इस जोश जोश में उसने एक टाइम टेबल बनाया। यहाँ पर उसका हृदय उस बात से टूट रहा था कि वो जो बड़े भाई साहब थे इस तरह से उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे और वो बहुत निराश हो गए थे। लेकिन जैसे ही उसने दूसरे ही पल सोचा कि मुझे काम कर ही लेना चाहिए, इस प्रकार से उन्होंने पूरे काम का दिनचर्या का एक टाइम टेबल बनाया, बिना पहले से ही नक्शा बनाए, यानी कोई भी उसने योजना नहीं बनाई, कोई भी स्कीम उसने तैयार नहीं की थी। और पर क्या ऐसा काम संभव हो पाएगा? नहीं। तो टाइम टेबल में खेल कूद की जो मद थी वो बिल्कुल उड़ गई थी, यानी खेल कूद को यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया था। टाइम टेबल में वो नाश्ता कर पढ़ने के लिए बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। इस प्रकार से उसने एक टाइम टेबल बनाया, लेकिन खेल का यहाँ कहीं जिक्र नहीं लिखा। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। अमल करना यानी उसे व्यवहार में लाना। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। अवहेलना मतलब उसको नहीं मानने लगता। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के चौके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। इस प्रकार से इन सब में रुचि होने की वजह से उनका ध्यान नहीं रहता। नंगी तलवार से लटकती मालूम होती। नंगी तलवार से लटकना यानी हमेशा सिर पर खतरा मंडराए रहना। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, वैसी उसकी परिस्थिति हो जाती थी। मैं फटकार और गुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। उम्मीद है बच्चों आपको ये भाग अच्छे से समझ में आया है। फिर मिलते हैं हम एक नए पाठ में, यानी इसी पाठ का दूसरा भाग। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।